हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की पॉलिटी की बुक से चैप्टर नंबर 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस चैप्टर में हम स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सारी समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे, उनके समाधान क्या हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, सरकार इसके लिए क्या करती है और जो पब्लिक है उसके लिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिखा है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, यानी कि जो पब्लिक होती है किसी देश का कोई अगर नागरिक होता है उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा बुरा होगा ये किस पर डिपेंड करता है, उसकी निजी लाइफ में तो डिपेंड करता ही है, लेकिन साथ में सरकार की भी इसमें भूमिका होती है। यहाँ लिखा है लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। जो लोकतंत्र देश होता है जहाँ पर लोगों के जरिए सरकार को चुनी जाती है, उस देश में ये उम्मीद की जाती है कि सरकार पब्लिक के फायदे के लिए, पब्लिक के कल्याण के लिए काम करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। जो पब्लिक होती है, जो किसी देश का नागरिक होता है, वो ये चाहता है कि उसे सरकार की तरफ से अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सारी सुविधाएं मिले, रोजगार उसे मिले, उसका भी घर बने, सड़कों का भी विकास हो, बिजली भी उन्हें मिले और इसी तरह से बहुत सारे कल्याण के कार्य किसी भी देश का नागरिक अपनी सरकार से चाहता है। आगे लिखा है स्वास्थ्य क्या है। क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर स्वास्थ्य होता क्या है। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कि हम हेल्दी रहें, हमें किसी भी तरह की कोई बीमारी ना हो, हमें किसी भी तरह की कोई चोट ना लगे, इन सभी चीज़ों से फ्री रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। यहाँ लिखा है कि लेकिन जो स्वास्थ्य होता है वो सिर्फ बीमारियों से जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनकी वजह से बीमारी होती है। अगर जिनकी वजह से बीमारी होती है उनकी तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो इंसान क्या रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। आगे लिखा है बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। यहाँ लिखा है कि बीमारी के अलावा हमें उन रीजंस पर भी नज़र रखना चाहिए, उन कारणों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए जिसकी वजह से हमारे हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है, जिनकी वजह से हमारे हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतया स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। अगर एग्ज़ाम में ये आए कि लोग बीमार कैसे पड़ते हैं और अगर ये क्वेश्चन आए कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, आप लिखिएगा कि अगर लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी नहीं मिलता है या फिर अगर लोगों को प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं मिलता है तो लोग बीमार पड़ते हैं। इसीलिए लिखा है कि अगर लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी और प्रदूषण मुक्त यानी कि पॉल्यूशन ना हो ऐसी हवा मिले तो वो स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर अगर लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिले और उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े, यानी कि वहाँ की हवा जहरीली होती है, अगर पानी जहरीली है, अगर वहाँ की मिट्टी में पॉल्यूशन है, तो लोग क्या कहेंगे, तो लोगों का क्या होगा, लोग बीमार ही पड़ेंगे, उनके बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा होगी। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। हम सब क्या चाहते हैं कि हम सब हेल्दी रहें और जो कुछ भी काम करें हम वो एक्टिव तरीके से करें, हमें थकावट ना हो, हर काम हम चुस्ती फुर्ती से करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। यहाँ लिखा है कि अगर आप सुस्त रहते हैं, अगर आप काम नहीं करते हैं, एक्टिव तरीके से काम नहीं करते हैं, अगर आप हमेशा चिंता में रहते हैं और लंबे समय तक डरे सहमे रहते हैं तो ये स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है, आप स्वस्थ नहीं हैं। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए और अच्छी सेहत के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें टेंशन ना हो, हमारे पास डिप्रेशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, हम तनाव फ्री रहें और हमें खुश रहना चाहिए। यानी कि अगर हम टेंशन फ्री रहते हैं, अगर हम खुश रहते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं, क्योंकि कोई भी बीमार इंसान क्या होता है, वो खुश नहीं रहता, वो हमेशा टेंशन में रहता है। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। कौन कौन से पहलू हमारे स्वास्थ्य के हिस्से हैं? तनाव मुक्त रहना, प्रसन्न रहना, ये हमारे स्वास्थ्य के हिस्से हैं। ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। आगे हम पढ़ेंगे भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। यहाँ पर एक तालिका दी गई है। यहाँ पर किस तरह से डॉक्टरों का
डॉक्टरों की संख्या कहाँ कितनी है और किस तरह से लोगों का इलाज किया जाता है, कहाँ पर इलाज किया जाता है, कहाँ पर इलाज नहीं किया जाता है, कौन इलाज से वंचित है, कौन इलाज से वंचित नहीं है, यहाँ पर इस तालिका में दी गई है। आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। आगे लिखा है, बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। एक क्वेश्चन आता है कि आखिर हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कि अगर किसी को रोज़गार नहीं मिलता है तो वो हमेशा डिप्रेशन में रहेगा और उससे रिलेटेड उसको स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो जाएंगी। और भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों को बीमारियां होती हैं। बीमारियों से किस तरह से बचा जा सकता है, यहाँ लिखा है बीमारियों से बचाव के लिए और उनके इलाज के लिए यानी कि उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं हमें चाहिए जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, हमारे लिए लाभकारी हो। जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। वो कौन कौन सी सेवा है जिसकी मदद से बीमारी में देखभाल की जा सकती है, मरीजों को आवश्यक सेवा प्रदान की जा सकती है। तो किसी भी क्षेत्र में अगर स्वास्थ्य केंद्र होता है, जैसे कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हो जाते हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ पर अपनी बीमारी का इलाज करते हैं। इस तरह से स्वास्थ्य केंद्र हो, अस्पताल हो, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे भी अस्पताल होते हैं, बड़े अस्पताल होते हैं, ऐसे केंद्र होते हैं जहाँ पर हमेशा लोगों का इलाज किया जाता है। वहाँ पर लोगों का के बारे में एक मीटिंग बुलाई जाती है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वहाँ पर उनका इलाज किया जाता है, उनसे बीमारी संबंधित कई बातों को समझाया जाता है और जो दवाएं होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो इस तरह से स्वास्थ्य केंद्र होती हैं, छोटे बड़े अस्पताल होते हैं, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं यानी कि बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनके लिए प्रयोगशालाएं होती हैं, एम्बुलेंस की सुविधा भी होती है, ब्लड बैंक होती हैं। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ हैं जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध कराती हैं। तो जिस जगह ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं वहाँ पर इलाज होता है, वहाँ पर बीमारी से बचाव के तरीके बताए जाते हैं, वहाँ पर इलाज भी होती है। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। अगर कहीं पर स्वास्थ्य केंद्र खुल जाता है, अगर कहीं पर अस्पताल खुल जाता है, प्रयोगशालाएँ होती हैं, अगर एम्बुलेंस रहती है, ब्लड बैंक भी होता है, लेकिन इनके बावजूद भी अगर कोई स्वास्थ्य सेवक ना हो, नर्स ना हो, योग्य डॉक्टर ना हो, तो क्या इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या ये कि सभी चीज़ें काम में आएंगी? बिल्कुल भी नहीं। ये जितनी भी सारी सुविधाएं हैं इनको समझाने के लिए, इनको काम में लाने के लिए स्वास्थ्य सेवकों की भी ज़रूरत होती है जिन्हें जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातों का ज्ञान हो, नर्स की भी ज़रूरत होती है, योग्य डॉक्टरों की भी ज़रूरत होती है और दूसरे विशेषज्ञों की भी ज़रूरत होती है जो परामर्श दे सके, जो सलाह दे सके और रोग की पहचान कर सके यानी कि बीमारी की पहचान कर सके और उनका इलाज कर सके। अगर कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर ही अगर नहीं रहता है, नर्स ही अगर नहीं रहती है और कोई भी अगर बीमार व्यक्ति वहाँ पर जाता है तो क्या उन्हें हॉस्पिटल होने के बावजूद भी क्या उन्हें सुविधा मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जो बीमार है उसको सही सलाह देने के लिए, सही दवाई देने के लिए, रोग की पहचान करने के लिए क्या ज़रूरी है? स्वास्थ्य सेवक का होना ज़रूरी है, नर्स का होना ज़रूरी है, योग्य डॉक्टर का होना ज़रूरी है और दूसरे विशेषज्ञों की भी ज़रूरत है। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। जब कभी कोई बीमार हो जाता है तो मरीज़ सिर्फ डॉक्टर के पास जाता है तो वो डॉक्टर उसके बीमारी को पहचान लेता है, उसे बीमारी से बचने की सलाह भी देता है और किस तरह से बचना है ये भी बताता है। लेकिन साथ ही साथ मरीजों को जो बीमारी है उसके लिए दवा भी चाहिए, उनको इलाज के लिए दवा भी चाहिए। इसलिए जब कभी भी कोई बीमार होता है उसे अपने इलाज के लिए सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है और जो बीमार होता है उसको ज़रूरी दवाइयों की भी ज़रूरत होती है और उपकरण की भी ज़रूरत होती है। दवाइयों के अलावा बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जो कि किसी हर बीमारी में या किसी किसी बीमारी में काम आते हैं। इस तरह से जो बीमार होते हैं उन्हें अपने इलाज के लिए इन सभी सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। आगे लिखा है, भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। हमारे भारत देश में बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं। हमारे भारत देश में बहुत बड़ी संख्या में दवाखाने हैं, दवाओं की दुकानें हैं और अस्पताल भी हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा किसे कहते हैं? जो सभी के लिए उपलब्ध हो, मीन्स कि जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी गई हों, जो स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई हों, वो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का जो पर्याप्त अनुभव है
वो भी है हमारे देश में और ज्ञान भी है हमारे देश में। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। और ये जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये कैसे हॉस्पिटल्स होते हैं? ये ऐसे चिकित्सालय होते हैं जहाँ चिकित्सा की जाती है, जहाँ इलाज किया जाता है, और ये ऐसे स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जो हेल्थ से जुड़ी हुई बातों को बताते हैं। ये सरकार के द्वारा चलाई जाती है। यानी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कौन चलाती है? वो सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। यहाँ लिखा है कि सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की, यानी कि हमारे भारत देश में जो जनसंख्या है उसके एक बड़े भाग की देखभाल करने में कौन समर्थ है? कौन हमारे देश के बड़े जनसंख्या के बड़े भाग की देखभाल कर सकता है? वो सरकार है, जो सैकड़ों और हजारों गांव में फैली हुई है। और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा है जो सरकार के जरिए चलाई जाती है, वो हमारे देश के सैकड़ों और हजारों गांव में फैली हुई है। हजारों गांवों में हमें सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं वो देखने को मिलती है। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपर्युक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। यहाँ लिखा है, लेकिन दूसरा स्तंभ ये दिखाता है, दूसरा पहलू हमें ये दिखाता है कि हालांकि हमारे देश में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो सरकार के जरिए चलाई जाती है, बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र हैं जो सरकार के जरिए चलाई जाती है, दवाखाने भी हैं, लेकिन हमारे देश में जो हेल्थ की स्थिति है, जो स्वास्थ्य की स्थिति है, वो खराब है। क्यों खराब है? ऊपर जितने भी हमने सकारात्मक विकास के बारे में पढ़ा, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र का होना, हॉस्पिटल्स का होना, दवाखाने का मिलना, और नर्स का होना, और जो स्वास्थ्य सेवक हैं उनका मिलना, और डॉक्टर का होना, ये जितने भी विकास हैं, और भी ब्लड बैंक का होना, और भी बहुत सारे जो विकास हैं, ये जितने भी सकारात्मक विकास है, उसके बाद भी जो हमारे देश की पब्लिक है, जो हमारे देश के जो नागरिक है, उनको उचित स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलती है। किसी किसी को मिलती है और किसी किसी को नहीं मिलती है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यहाँ लिखा है कि हमारे देश के पास पैसा भी है, जिसकी मदद से वो लोगों की जो बीमारी है उसका इलाज कर सकती है। ज्ञान भी है, कौन सी बीमारी में कौन सा दवा देना चाहिए, किस तरह से बचाव करना चाहिए, ये ज्ञान भी है। और अनुभवी व्यक्ति हैं, यानी कि ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, यानी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातों में उनका एक्सपीरियंस भी है। फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश के बहुत बड़े हिस्से को ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हालांकि हमारे देश में पैसा भी है, हमारे देश में ज्ञान भी है, हमारे देश में एक्सपीरियंस वाले लोग भी हैं, लेकिन फिर भी हम सबको ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। आगे लिखा है, यहाँ पर एक कहानी के तरीके से बताया गया है, एक इलाज का खर्च कितना है। आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। आगे लिखा है, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक सेवाएं क्या होती हैं? जो सरकार के जरिए चलाई जाती है। निजी स्वास्थ्य सेवाएं किसे कहते हैं? जो किसी एक या किसी ग्रुप के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं चलाई जाती हैं। हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ऐसी सेवाएं जो पब्लिक को दी जाती हैं, जो नागरिकों को दी जाती हैं, ऐसी सेवाओं को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला वर्ग क्या है? पहला वर्ग है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि सरकार के जरिए चलाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं। दूसरा है निजी स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि किसी एक इंसान के जरिए या किसी ग्रुप के जरिए चलाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं। सबसे पहले हम जान लेते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। हम देखते हैं कि छोटे छोटे गाँव में भी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, छोटे छोटे गाँव में भी छोटे छोटे अस्पताल होते हैं। ये क्या है? ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की एक श्रृंखला है, एक कड़ी है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। छोटे से गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, फिर उससे बड़े गांव में एक छोटा अस्पताल होता है, फिर उससे बड़े क्षेत्र में एक अस्पताल होता है। तो ये क्या है? ये सरकार के द्वारा चलाई गई एक श्रृंखला है। फिर एक बड़े शहर में एक सरकारी अस्पताल होता है। ये क्या है? ये एक सरकारी श्रृंखला होती है जो कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक श्रृंखला होती है जो सरकार के जरिए चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की ज़रूरत
वाली बीमारियां का इलाज प्रदान करते हैं। यहाँ लिखा है कि ये जितने भी केंद्र होते हैं, जितने भी अस्पताल होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये शहरी व ग्रामीण यानी कि शहर के क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, गाँव हो, उनको सुविधाएं प्रदान करते हैं। वहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं। वहाँ पर दवाइयाँ भी फ्री में मिलती हैं या फिर बहुत कम कीमत पे मिलती हैं और सभी बीमारियों का इलाज प्रदान किया जाता है, चाहे वो नॉर्मल बीमारी हो, चाहे वो विशेष देखभाल वाली बीमारी हो, उन सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। यहाँ लिखा है कि अगर कोई छोटा सा गाँव है तो उसमें एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जिसमें हमेशा एक नर्स रहती है और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है, यानी गाँव के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला सेवक होता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देख रेख में कार्य करते हैं। ये जो नर्स होती है जो गाँव में एक स्वास्थ्य केंद्र में होती है और स्वास्थ्य सेवक होता है, ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है, इन्हें नॉर्मली जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उनके इलाज के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की यानी कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर होते हैं उन्हीं की देख रेख में वो काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गाँवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जो ग्रामीण इलाका होता है, जो गाँव का इलाका होता है, उसमें ऐसा केंद्र कई गाँवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। कोई ग्रामीण क्षेत्र है, अगर इसमें कोई केंद्र होता है, उसमें डॉक्टर होते हैं, तो उसमें कई गाँव के लोग जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है और फिर जिला स्तर पर यानी कि अगर किसी स्टेट में कोई जिला है तो जिला स्तर पर भी, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी एक अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की यानी कि जो गांव के छोटे छोटे जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जिला स्तर पर जो जिला अस्पताल होता है, इन सभी छोटे छोटे जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनका देखरेख करता है। जिला स्तर के जो जिला अस्पताल होते हैं, जिला स्तर के जो जिला अस्पताल होते हैं वो इन छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्रों पर नज़र रखते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं और जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें बड़े बड़े सरकारी अस्पताल होते हैं। आगे लिखा है, इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार के जरिए चलाई जाने वाली ये जो स्वास्थ्य सेवा है उसे आखिर सार्वजनिक क्यों कहा जाता है? यहाँ लिखा है कि ये जो स्वास्थ्य सेवा है इनको कई वजह से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। सरकार ने जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए, यानी कि सरकार ने ये वचन लिया है कि वो सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, चाहे उनकी भाषा कोई भी हो, चाहे वो स्त्री हो पुरुष है, चाहे जैसे भी कोई भी हो, उन सभी को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। ये किसने वचन लिया है? ये सरकार ने वचन लिया है। क्यों? क्योंकि सरकार भी किससे जुड़ी है? हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई है और वो भी लोगों के जरिए ही सरकार चुनी जाती है। इसीलिए जो सरकार है वो किससे वादा करेगी? चूंकि वो लोगों के जरिए चुनी गई है इसलिए लोगों से वो वादा करती है कि वो उन्हें अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करेगी। इसलिए यहाँ लिखा है कि जो सरकार है वो सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए, यानी कि अपने वचन को पूरा करने के लिए इस तरह के जो अस्पताल होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वो स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। आखिर सरकार को इतने सारे पैसे कहाँ से मिलते हैं जैसे कि वो इस तरह के स्वास्थ्य केंद्र को चलाए? तो सरकार को इस तरह की सेवाओं को चलाने के लिए जो पैसे होते हैं वो टैक्स के रूप में आते हैं। जो आम पब्लिक होती है वो टैक्स के रूप में सरकार को पैसे देती है और उसी टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करते हुए सरकार क्या करती है कि वो इस तरह के स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करती है और अस्पताल स्थापित करती है। आगे लिखा है, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। चूंकि देश का हर एक नागरिक टैक्स देता है, इसी वजह से ये सुविधाएं किसके लिए है? ये सुविधाएं सबके लिए है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है। यहाँ लिखा है कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था है इसका इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि इसका ये उद्देश्य है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं वो निःशुल्क दिया जाए, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए या बहुत कम कीमत पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो दी जाए, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। और चूंकि सरकार की तरफ से इस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं नागरिकों को, तो इससे क्या होता है कि जो पैसे होते हैं, कहीं कहीं पैसे लगते भी नहीं हैं और कहीं कहीं अगर पैसे लगते भी हैं तो बहुत ही कम लगते हैं। इसकी वजह से जो गरीब लोग होते हैं वो अपना इलाज करा पाते हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। स्वास्थ्य सेवाओं का दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या है? सिर्फ इलाज करना ही काम नहीं होता है, बल्कि जिन कारणों से बीमारियां होती हैं उनकी रोकथाम करना भी ज़रूरी होता है। इसलिए लिखा है कि स्वास्थ्य सेवाओं का दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या होता है? टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा ये सफल हो जाएगी। यहाँ लिखा है कि ये जो व्यवस्था है, जो बीमारी को रोकने की जो इंतज़ाम है, जो व्यवस्था है, वो सरकार कैसे करेगी? वो सरकार पब्लिक के मदद से ही करेगी। अगर देश के नागरिक सरकार की मदद नहीं करेंगे तो सरकार भी इस तरह की बीमारियों को रोकने में सक्षम नहीं हो पाएगी, वो भी नहीं रोक सकती है। लेकिन अगर लोग सहयोग देते हैं, लोग अगर मदद करते हैं तो इस तरह की बीमारियों को रोका जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कहीं गंदगी है तो सरकार का काम है उस गंदगी को हटाना, लेकिन पब्लिक का भी काम है कि उस जगह पर गंदगी ना फैलाना। आगे लिखा है इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। यानी कि अगर लोग सरकार की मदद नहीं करेंगे तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर पानी एकत्र ना होने दें। यहाँ एक एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को, यानी कि सरकार ये कहती है कि एक अभियान चलाती है कि मच्छरों को पैदा होने से रोका जाए। इस अभियान में लोग क्या करेंगे? लोगों को सरकार की मदद करनी ही चाहिए, उनका भी सहयोग करना चाहिए। इसलिए लिखा है कि मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जिस जगह पर ये अभियान चलाई जा रही हो वहाँ के जो लोग हैं वो अपने कूलरों में और घर की छतों पर या दूसरी जगहों पर पानी जमा ना होने दें। क्योंकि मच्छर जो जन्म लेते हैं वो कहाँ जन्म लेते हैं? मच्छर कहाँ पैदा होते हैं? वो गंदे पानी में जन्म लेते हैं, गंदे पानी में पैदा होते हैं। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। यहाँ लिखा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसके अकॉर्डिंग लोगों के फ़ायदे के लिए, उनके फ़ायदे को सुनिश्चित करने के लिए, उनके हित को सुनिश्चित करने के लिए और सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। यानी कि सरकार का ये फ़र्ज़ है कि वो सभी लोगों के हितों को सुनिश्चित करे और सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। आगे लिखा है सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। यहाँ लिखा है कि जो सरकार है वो हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा उसे करनी है। सरकार को क्या करना है? चूंकि सरकार किससे जुड़ी है? पब्लिक से जुड़ी है। सरकार किससे जुड़ी है? कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी है। लोगों के जरिए ही, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से लोग क्या करते हैं? अपना सरकार चुनते हैं। इसलिए सरकार को हर व्यक्ति को, जितने भी देश के नागरिक है, चाहे वो कोई भी नागरिक हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, उनका रंग रूप जो भी हो, सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अगर कोई अस्पताल समय पर किसी भी व्यक्ति का इलाज नहीं कर पाता है तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा है कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अदालत ने क्या कहा? सरकार तो काम करती है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी है और लोगों के जरिए चुनी गई होती है। जो अदालत है हमारे देश की, वो भी ये कहती है कि सरकार का ये कर्तव्य है, सरकार का ये फ़र्ज़ है कि वो मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। यानी कि जो ऐसे इलाज होते हैं जिनको तुरंत ही चाहिए, ऐसा इलाज जिनका जो इलाज होता है, चिकित्सा होती है, वो तुरंत ही करना ज़रूरी होता है। तो ऐसे जो इलाज होते हैं, जो आकस्मिक इलाज होते हैं, उनकी भी सुविधा सरकार को अपने देश के नागरिकों को देनी चाहिए। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हमारे देश की अदालत ये भी कहती है कि जो अस्पताल होते हैं और उनके जो स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारी होते हैं, उनको ज़रूरी इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी हॉस्पिटल से है, सरकार की तरफ से स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं और वहाँ पर जितने भी नर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, वो अपने फ़र्ज़ को पूरा नहीं करते हैं या फिर वो किसी का भी इलाज सही ढंग से नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसने कहा? ये अदालत ने कहा। हर एक डॉक्टर, नर्स हो या स्वास्थ्य कर्मचारी हो, उन सभी को
जितने भी लोग हैं जो बीमार होते हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज कराने आते हैं, जितने भी नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी और डॉक्टर हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभानी चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। निजी स्वास्थ्य सेवा का मतलब होता है ऐसी स्वास्थ्य सेवा जो किसी एक के जरिए चलाई जाती हो या फिर किसी ग्रुप के जरिए चलाई जाती हो। यहाँ लिखा है कि हमारे देश में कई तरह की निजी प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर होते हैं जो अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, अपना प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं, अपना प्राइवेट दवाखाना चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP मिल जाते हैं। यहाँ लिखा है कि जो गांव के इलाके होते हैं उसमें रजिस्टर्ड किए हुए चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवा प्रदान करते हैं। यहाँ लिखा है कि जो शहर है ऐसे क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर भी होते हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं, यानी कि ऐसे विशेषज्ञ, ऐसे व्यक्ति, ऐसे डॉक्टर जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, ऐसी सेवाएं वो प्रदान करते हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें रजिस्टर्ड किए हुए चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं। उनके पास रजिस्ट्रेशन होता है और उन्हें सरकार के जरिए ही रजिस्टर्ड किया जाता है, उन्हें रजिस्ट्रेशन मिलता है ताकि वो ग्रामीण इलाकों में भी अपने दवा को सेल कर सके। और जो शहरी क्षेत्र होते हैं उसमें भी बड़ी संख्या में डॉक्टर होते हैं जो कि विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। यहाँ लिखा है कि जो प्राइवेट तरीके से चलाए जा रहे अस्पताल होते हैं, जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, वो भी हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती हैं व विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। और यहाँ लिखा है कि ऐसे बहुत सारे प्राइवेट प्रयोगशालाएं भी होती हैं, जो प्राइवेट लैब होते हैं वो भी होती हैं, जो परीक्षण करती हैं, वहाँ पर किसी भी चीज़ के बारे में समझती हैं, उनका एक्सरे करती हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ के बारे में वो पता लगाती हैं। जैसे कि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है आदि। ये कौन उपलब्ध कराती हैं? ऐसे बहुत सारी प्राइवेट प्रयोगशालाएं हैं, जो प्राइवेट लैब होते हैं वो इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ऐसे दुकानें भी हैं जहाँ से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। यहाँ लिखा है कि ऐसी बहुत सारी दुकानें भी हैं जो हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने क्या समझा है कि जो निजी स्वास्थ्य सेवाएँ हैं वो क्या हैं? ऐसे स्वास्थ्य सेवाएँ हैं जो कि प्राइवेट होती हैं, जो किसी एक के जरिए चलाई जाती हैं या फिर किसी ग्रुप के जरिए चलाई जाती है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी होते हैं जो दवाओं को सेल करते हैं, जो दुकानों में दवाइयाँ देते हैं। और बड़ी संख्या में डॉक्टर भी होते हैं जो प्राइवेट होते हैं। बड़ी संख्या में अस्पताल होते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम भी होते हैं, प्राइवेट जो लैब होते हैं वो भी होते हैं जहाँ पर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की जाती है। प्राइवेट दुकानें भी होती हैं जहाँ पर जो दवाइयाँ हैं वो लोगों को बांटी जाती है। यहाँ पर जो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी होते हैं वो दुकानों में दवाइयाँ देते हैं और फिर दुकान वाले फिर दूसरे लोगों को, आम पब्लिक को और देश के नागरिकों को वो दवा सेल करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्राइवेट क्षेत्र हैं जहाँ पर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। इनके नाम से, यानी कि निजी का मतलब होता है खुद का। निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व यानी कि सरकार का इन पर अधिकार नहीं होता है, ना ही इन पर कंट्रोल होता है। सरकार इनके ऊपर दबाव नहीं बना सकती है। लेकिन अगर अदालत में अगर कोई बात होती है तो वो इस तरह की सुनवाई इस तरह के निजी अस्पतालों के बारे में दी जाती है। लेकिन फिर भी जैसे कि इनका नाम है निजी स्वास्थ्य सेवा, इनके नाम से ये ज्ञात होता है कि इस तरह की सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व यानी कि सरकार का अधिकार और नियंत्रण यानी कंट्रोल नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। सरकारी स्वास्थ्य सेवा और निजी स्वास्थ्य सेवा में क्या फ़र्क होता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज होती है या फिर अगर पैसे ली भी जाती है तो बहुत ही कम पैसे ली जाती है। लेकिन जो निजी स्वास्थ्य संस्था होती है उसमें मरीजों को हर एक सेवा के लिए बहुत ज़्यादा धन व्यय करना पड़ता है। सरकारी जो अस्पताल होते हैं उनमें जो इलाज होता है वो उतने सही ढंग से नहीं होता है लेकिन सही ढंग से नहीं होता है। लेकिन जो निजी अस्पताल होते हैं चूँकि वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं इसलिए उनको सुविधाएं भी उस तरह की देनी पड़ती हैं। इसलिए किसी भी मरीज को अगर सुविधाएं लेनी होती हैं तो वो कहाँ जाते हैं? वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा धन भी वो खर्च करते हैं। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएँ चारों ओर दिखाई देती हैं। हम अपने चारों ओर देखें तो बहुत
ही बड़ी संख्या में हमें निजी स्वास्थ्य सेवाएँ देखने को मिलती हैं। जगह-जगह पर जो प्राइवेट डॉक्टर होते हैं, वो होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम होती है, प्राइवेट दवाखाना होती है, बहुत ही ज़्यादा हम निजी स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हैं। अब तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ अस्पताल भी चलाती हैं। ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो दवाएँ बनाने का काम करती है, वो भी अस्पताल चलाती है। कुछ कंपनियाँ दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो दवा तो बनाती है, उसको बनाती भी है और उसको बेचती भी है। इसमें सरकार का कोई हिस्सेदारी नहीं होता है, सरकार का उस पर स्वामित्व कंट्रोल नहीं होता है। शहरों के कोने-कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। आज हम अपने चारों ओर क्या देखते हैं कि शहरों में हर जगह जो निजी दवाखाने हैं, जो प्राइवेट जो मेडिसिन के स्टोर हैं, वो हमें देखने को मिलती हैं। ऐसे दवाखाने देखने को मिलते हैं जो प्राइवेट होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? हम क्या पढ़ेंगे? स्वास्थ्य सेवा यानी कि जो सार्वजनिक सेवा है और निजी जो स्वास्थ्य सेवा है और लोगों के बीच जो इलाज का जो सुविधा दिया जाता है, क्या वो सभी में समान है? क्या सबके लिए पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध हैं? यहाँ लिखा है भारत में निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। हमारे भारत में निजी सेवा यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर हैं, प्राइवेट दवाखाना है, प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्र है, वो बढ़ तो रहा है, लेकिन जो सार्वजनिक है स्वास्थ्य सेवा है वो नहीं बढ़ रहा है। यानी सरकार के जरिए जो उपलब्ध कराई जाने वाली जो सुविधाएं हैं वो नहीं बढ़ रही हैं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। चूँकि सार्वजनिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वो उनका विकास नहीं हो पा रहा है, वो बढ़ नहीं रही हैं, इसलिए लोगों को निजी सेवाएं ही उपलब्ध होती हैं। लोग कहाँ जाते हैं? लोग ऐसे ही प्राइवेट डॉक्टर के पास, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास जाते हैं। ये शहरी के क्षेत्रों में केंद्रित है और ये जो निजी सेवाएं हैं वो हमेशा कहाँ केंद्रित होती है? वो शहरों में केंद्रित होती है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर या कोई भी प्राइवेट जो हॉस्पिटल होता है वो ये चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा धन मिले। और ये ज़्यादा से ज़्यादा धन कहाँ मिल सकता है? ये ज़्यादा से ज़्यादा धन शहरों में ही मिल सकता है। इसीलिए जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहीं पर निजी सेवाएं ज़्यादातर उपलब्ध होती हैं। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है और जो निजी सेवाएं होती हैं उनका जो मूल्य भी होता है वो भी ज़्यादा होता है। जो लोग पे करते हैं, जो भारत का नागरिक निजी स्वास्थ्य केंद्रों में पे करते हैं, निजी प्राइवेट हॉस्पिटल में पे करते हैं, वो ज़्यादा होता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं और जो दवाइयाँ होती हैं वो क्या होती हैं? महंगी होती हैं, क्योंकि जो प्राइवेट डॉक्टर होते हैं चूँकि वो पैसे ले रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी दवाइयाँ देनी है, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा और उम्दा जो दवाइयाँ होती हैं उनके दाम ज़्यादा होते हैं, इसलिए दवाइयाँ महंगी होती हैं। बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। लोग जब बीमार होते हैं तो उन्हें कर्ज क्यों लेना पड़ता है, उन्हें ऋण क्यों लेना पड़ता है? यहाँ लिखा है कि चूँकि जो प्राइवेट डॉक्टर होते हैं उनके जो फ़ी होती है वो भी ज़्यादा होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो खर्चे होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, दवाइयाँ भी महंगी होती हैं, तो बहुत सारे जो लोग होते हैं इस तरह की सुविधाओं को खरीदने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। ऐसे लोग जो गरीब होते हैं इस तरह की सुविधाओं को वो खरीद नहीं पाते हैं, इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो लोगों को क्या लेना पड़ता है? लोगों को कर्ज लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। यहाँ लिखा है कि कुछ ऐसी निजी सेवाएं होती हैं जो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए हमेशा ऐसे कामों को वो मोटिवेट करती हैं जो कि सही नहीं होती है। कई बार सस्ते तरीके से उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जरूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। यहाँ लिखा है कि अगर कोई बीमार होता है और वो प्राइवेट डॉक्टर के पास जाता है तो कोई डॉक्टर क्या करते हैं, वो ज़्यादा धन कमाने के लिए इलाज से ज़्यादा ही वो दवाइयाँ वगैरह लिख देते हैं। यहाँ लिखा है कि कई बार सस्ते तरीके से उपलब्ध होती है दवाइयाँ और बहुत ही कम खर्चे में भी बीमारी का इलाज किया जा सकता है, लेकिन फिर भी जो प्राइवेट डॉक्टर होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, जो वो इनका प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये देखा गया है कि कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ लिख देते हैं, इंजेक्शन लिख देते हैं या सलाइन लेने की सलाह दे देते हैं, जबकि जो नॉर्मल इलाज होता है वो नॉर्मल तरीके से भी हो सकता है, कम खर्चे में भी हो सकता है। लेकिन जो प्राइवेट डॉक्टर होते हैं ज़्यादा धन कमाने के लिए वो क्या करते हैं, ज़्यादा दवाइयाँ लिख देते हैं और ज़्यादा इंजेक्शन लिख देते हैं या सलाइन आदि लेने की सलाह देते हैं। आगे लिखा है जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। हमारे देश की जो जनसंख्या है उसमें
अगर 100% माने तो उसमें से 20% लोग ही बीमारी के दौरान ज़रूरी दवाइयों को खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा होता है। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। और ऐसे लोग जो नॉर्मल है, जो गरीब हम जिन्हें नहीं समझते, वो भी दवा से जुड़ी हुई खर्चों को उठाने में उन्हें तकलीफ होती है, उन्हें भी कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि जो दवाइयाँ होती हैं वो लगातार लेना पड़ता है, और अगर दवाइयों का अगर दाम ज़्यादा होता है तो ऐसे लोग जो गरीब नहीं भी हैं तो वो भी दवा से जुड़ी हुई खर्च को नहीं उठा सकते हैं, वो भी दवा से जुड़ी खर्चों को उठाने में कठिनाई अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में ये पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। यहाँ लिखा है कि एक स्टडी में ये पाया गया है, एक अध्ययन में ये पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी की वजह से भर्ती होते हैं या चोट लगने की वजह से भर्ती होते हैं, उनमें से जो 100% लोगों में से ऐसे 40% लोग होते हैं जो खर्च का भुगतान करने के लिए, यानी कि जो बीमारी है या चोट लगने का जो खर्चा है उसको देने के लिए या तो पैसे उधार ले लेते हैं या फिर वो अपनी कुछ प्रॉपर्टी को बेच देते हैं ताकि उनका इलाज सही से हो सके। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। जो गरीब लोग होते हैं वो पैसे उनके पास नहीं होते हैं, तो जो बीमारी होती है ये बीमारी ऐसे गरीब लोगों के लिए चिंता का कारण बन जाती है, मुसीबत का कारण बन जाती है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है, और इससे भी बड़ी बात क्या है कि ये जो सिचुएशन है वो बार बार आती है। अब ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में सिर्फ इंसान एक ही बार बीमार पड़ता है, वो कई बार भी बीमार पड़ सकता है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। यहाँ लिखा है कि जो गरीब लोग होते हैं पहले ही उनमें पोषण की कमी होती है, पहले उनको इतना अच्छा खाना नहीं मिलता जिससे कि उनको पोषण की भरपाई हो सके, उनमें पोषण की कमी होती है। और ये जो परिवार है, जो गरीब परिवार होते हैं, उतना भोजन नहीं खाते हैं जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पानी, पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है, और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। जो गरीब लोग होते हैं वो ऐसी आवश्यकताओं को भी नहीं ले पाते हैं जो जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ों को भी वो नहीं ले पाते। जैसे कि पीने का साफ पानी हो गया, घर के लिए पर्याप्त जगह हो गई। जो गरीब होते हैं उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, तो वो किसी भी जगह पर जाते हैं, किसी भी फुटपाथ पर वो घर बनाकर रहते हैं, या फिर किसी भी झोपड़ पट्टी में वो घर बनाकर रहते हैं, गंदी जगहों में वो घर बनाकर रहते हैं। ऐसे लोगों को साफ वातावरण नहीं मिल पाता है, और इसलिए उनके बीमार पड़ने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्चे से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है, और जब वो बीमार होते हैं और उनकी बीमारी के लिए जो खर्चे होते हैं उनकी वजह से ऐसे गरीब लोगों की हालत और ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो पहले से ही गरीब है, उनको पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल रहा है, और वैसे भी अगर वो बीमार हो जाते हैं तो बीमारी का खर्चा भी अलग होता है। इस वजह से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। यहाँ लिखा है कि कभी कभी सिर्फ पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में रुकावट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा पैसा ही बेहतर इलाज के लिए रुकावट बने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल की यहाँ लिखा है कि जो महिलाएं होती हैं उनको तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। जैसे कि अगर कोई प्रेगनेंसी की बात होती है, कोई डिलीवरी की बात होती है, ऐसे महिलाओं को तुरंत डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है, देर किया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। यहाँ लिखा है कि बहुत सारे ऐसे आदिवासी क्षेत्र भी होते हैं जहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बहुत ही ज़्यादा कम है, और वो अगर हैं भी तो अच्छी तरह से नहीं चलाए जाते हैं। वहाँ पर इतनी ज़्यादा केयर भी नहीं होती है, और वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। यानी कि ऐसे आदिवासी क्षेत्र जहाँ पर ना तो सरकारी स्वास्थ्य सेवा केंद्र है, यानी अगर है भी तो वहाँ पर केयर नहीं होती है, और वहाँ पर निजी स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से कभी कभी पैसा जो है वो रुकावट नहीं बनता है, बल्कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जिन्हें हमने यहाँ पढ़ा। जैसे कि महिलाओं को अगर प्रेगनेंसी है उनको तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है, या फिर ऐसे आदिवासी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र है भी लेकिन केयर नहीं होता, या फिर निजी स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध नहीं होती है। तो इस तरह से लोगों को प्रॉब्लम सहना पड़ता है। आगे लिखा है क्या किया जा सकता है। चूँकि इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, किन्हीं को बेहतर इलाज नहीं मिल पाता है, कहीं पर निजी स्वास्थ्य केंद्र नहीं होता है, किसी किसी जगह पर स्वास्थ्य केंद्र होता है सरकारी लेकिन वो केयर नहीं करता है। तो इस तरह से अगर किसी को बेहतर इलाज नहीं मिलता है तो इसके लिए क्या किया जा सकता है। यहाँ लिखा है हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। हमारा जो देश है इसमें लोगों के जो हेल्थ है
हमारे देश के लोगों का हेल्थ अच्छा नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। यहाँ लिखा है कि जो सरकार है हमारे देश की, उसका ये फर्ज बनता है, उसका ये उत्तरदायित्व है कि वो अपने सब नागरिकों, खास करके जो गरीब हैं और जिनके पास सुविधा नहीं है, उनको उच्चतम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। यहाँ लिखा है कि जो लोगों का स्वास्थ्य है जितना उनके जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर डिपेंड है, यानी कि साफ पानी, अच्छी जगह, साफ वातावरण, इस पर जितना डिपेंड है और सामाजिक स्थिति पर जितना डिपेंड है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं पर भी, जो सरकार की तरफ से जो स्वास्थ्य सेवा दी जाती है, उन स्वास्थ्य सेवाओं पर भी जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य डिपेंड है। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना ज़रूरी है। यहाँ लिखा है कि अगर लोगों का स्वास्थ्य सुधारना है तो दोनों पक्षों की तरफ से काम करना चाहिए, सरकार की तरफ से भी काम करना चाहिए और जीवन की जो आधारभूत सुविधाएं हैं उसको भी मिलना चाहिए और सामाजिक स्थिति पर भी काम होना चाहिए। यानी लोगों को भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए और सरकार को भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से कोई भी जो सेवा है वो दी जा सकती है। ऐसा करना संभव है और ये जो काम है वो पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर सकती या फिर जो आम नागरिक है वो नहीं कर सकता। आम नागरिक भी सहयोग कर सकता है और सरकार भी सहयोग कर सकती है और ये पॉसिबल है। अब हम लोग पढ़ेंगे केरल का अनुभव। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। 1996 में जो केरल की सरकार थी उसने राज्य में कुछ इम्पॉर्टेंट बदलाव किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। यानी कि जो सरकार को टैक्स मिलती थी उसमें से 40% सरकार ने पंचायतों को दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर कर सके। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी और इस तरह से चूंकि सरकार जितना भी इनकम हो रहा था टैक्स से उसका 40% चूंकि वो पंचायत को दे रही थी, इस तरह से जो पंचायत है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि पंचायत को ही पता होता है कि उसके क्षेत्र में किन चीज़ों की सुविधा है और किन चीज़ों की सुविधा नहीं है, इसलिए जो पंचायत है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन सभी चीज़ों की पूर्ति कर सकती थी। इससे गाँव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। और चूंकि सरकार ने अपनी इनकम का 40% पंचायत को दे दिया था, इस तरह से 40% जो थे उनकी मदद से पीने का पानी में सुधार हुआ, आहार में सुधार हुआ, औरतों के विकास के लिए भी काम किए गए, शिक्षा के लिए भी काम किए गए और दूसरी चीज़ों के लिए जो लोगों के लिए ज़रूरी थी उन सभी चीज़ों के लिए और उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना पॉसिबल हो पाया। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। यहाँ लिखा है कि इसके अलावा जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, कहाँ पर जल मुहैया की जा रही है या नहीं, कहाँ का जल साफ है, कहाँ का जल गंदा है, इस तरह की जाँच की गई। स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया, स्कूलों को अलग काम दिया गया, आंगनवाड़ियों को भी अलग काम दिया गया और उनके कामों को सुनिश्चित किया गया और गाँव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। और पंचायतों ने किस पर ध्यान दिया? गांव की समस्याओं पर ध्यान दिया। जो राज्य सरकार है उसने क्या किया? पंचायतों को 40% जो पैसे थे वो दिए और इस तरह से पंचायतों ने विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया। चूंकि राज्य सरकार ने भी ध्यान दिया था इसीलिए उसने 40% किसे दिया था? पैसा, पंचायतों को पैसा दिया था और ताकि जो पंचायत है वो सही काम कर सके, लोगों के सुधार के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए और दूसरे कामों के लिए काम कर सके। इसलिए इस तरह के काम को करने से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ था। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया और ये जितने भी काम हुए इससे सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टर का ना होना इत्यादि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता। यहाँ लिखा है कि इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स तो अभी भी बनी हुई हैं, जैसे कि दवाइयों की कमी है, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर है। अगर आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर बेड की कमी है और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर कभी कभी डॉक्टर की कमी भी होती है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इन समस्याओं को दूर करने की ज़रूरत है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोस्टा रिका का तरीका।
कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। यह लिखा है कि जो कोस्टा रिका है वो मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। आखिर कोस्टा रिका को सबसे स्वस्थ देश क्यों माना जाता है? इसका जो मेन वजह, इसका मुख्य कारण है उनके संविधान में ही है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। कई सालों पहले कोस्टा रिका ने ये फैसला लिया था, ये निर्णय लिया था, और ये फैसला बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और उसने ये फैसला लिया था कि वो अपने देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। और चूंकि उन्होंने सेना रखने से मना कर दिया था, उन्होंने ये फैसला किया कि वो सेना नहीं रखेंगे। जितना सेना पर वो खर्च करते हैं, वो इस पैसे को लोगों की शिक्षा पर खर्च करेंगे और स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे और दूसरे जो ज़रूरत है उन पर खर्च करेंगे। तो जो सेना में खर्च होता वो पैसा, उस पैसे से शिक्षा में मदद मिली, स्वास्थ्य में मदद मिली और अन्य आधारभूत ज़रूरतों में मदद मिली। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। यह लिखा है कि जो कोस्टा रिका की सरकार है वो ये मानती है कि अगर देश का विकास करना है तो देश का हेल्दी होना ज़रूरी है, देश का स्वस्थ होना ज़रूरी है, और इसलिए वो अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर, उनके हेल्थ पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास आदि। कोस्टा रिका की सरकार क्या करती है? कोस्टा रिका की सरकार अपने जितने भी नागरिक हैं, अपने जितने भी निवासी हैं, उनको उनके स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं देती हैं। जो ज़रूरी सेवाएं होती हैं वो देती हैं, सुविधाएं भी देती हैं, जैसे कि पीने का सुरक्षित पानी कोस्टा रिका सरकार की तरफ से दी जाती है, सफाई भी कोस्टा रिका सरकार की तरफ से कराई जाती है। जितने भी जगह होते हैं उन सभी सार्वजनिक जगहों पर और जितने भी क्षेत्र होते हैं उन पर उनकी जो सफाई होती है वो कोस्टा रिका सरकार करती है। पोषण के लिए भी वो काम करती है और आवास के लिए भी वो काम करती है। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और जो कोस्टा रिका देश है उसमें स्वास्थ्य की जो शिक्षा है उसको इम्पोर्टेंट माना जाता है, यानी हर किसी को स्वास्थ्य से जुड़ी शिक्षा का ज्ञान होना ज़रूरी है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक ज़रूरी भाग है। और कोस्टा रिका की सरकार ये मानती है कि जितने भी लेवल हैं, जितने भी स्तर हैं, उस पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान जो है वो शिक्षा का एक ज़रूरी भाग है। अगर कोई शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसको स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान भी होना ज़रूरी है। इस तरह से कोस्टा रिका सरकार ने अपने नागरिकों के लिए, अपने जो वासी हैं उनके लिए उसने बहुत सारे काम किए हैं, अपने निवासियों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। इसीलिए कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।